सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संस्कृत में शब्दार्थ किए थे और अनुवाद किया था, परंतु बहुत से बच्चों का कहना ये है कि उनके पास पुस्तक नहीं है और वह अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए शब्दार्थ और अनुवाद लिखा है। आप वीडियो देखें और वीडियो देख के शब्दार्थ और अनुवाद कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ी देर आप देखें और उसको पॉज कर कर पहले शब्दार्थ लिखें और उसके बाद आप अनुवाद लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद आगे का पढ़ाऊंगी। ये शब्दार्थ हैं, आप वीडियो को पॉज करें और ये शब्दार्थ आप उतार सकते हैं देख देख कर। इसके बाद हम लोग अनुवाद की तरफ बढ़ेंगे। ये अनुवाद हम लोग पिछली कक्षा में कर चुके हैं। इसके बाद आगे जिनके पास पुस्तक नहीं है वो अपनी पुस्तिका में यहाँ से संस्कृत में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, देखकर आप उतार सकते हैं अपनी पुस्तिका में और आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको आगे पढ़ने में और चीज़ों को समझने में आसानी होगी। संस्कृत पुस्तक को आने में कितना समय लगेगा ये तो मैं नहीं बता सकती, परंतु जब भी स्कूल खुलेंगे और आप आएंगे विद्यालय में तो आपको पुस्तकें मिल जाएंगी। इस प्रकार हम लोगों ने शब्दार्थ कर लिए हैं, अनुवाद हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोगों को इस पाठ तृतीय का हम लोग को व्याकरण करना है, परंतु ये व्याकरण करने से पहले हम लोगों को इस व्याकरण को समझना आवश्य है और इस व्याकरण को समझने के लिए धातु रूप को याद करना और उसको समझना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हम लोग धातु रूप करेंगे कि धातु रूप कितने प्रकार के होते हैं। धातु रूप 5 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम लट लकार जो कि वर्तमान काल है, जो चल रहा है। लंग लकार यानी कि भूतकाल जो बीत चुका है। लट लकार जो कि लिट लकार जो कि भविष्य काल होता है, जो कि आने वाला है। लोट लकार आज्ञार्थक। विधि लिंग होता है, विधि विधानार्थक। तो अभी हम सर्वप्रथम लट लकार के विषय में पढ़ेंगे कि लट लकार क्या है और इसे किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, और इसी के आधार पर हम अपना व्याकरण कर पाएंगे और समझ पाएंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। आप लोग अपने पास अपनी पुस्तिका रखें और ये एक बार लिख लें और समझने का प्रयास करें। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का अर्थ है अन्य पुरुष अथवा वस्तु जिसके विषय में बात हो रही है या बात होती है, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष श्रोता यानी कि सुनने वाला। उत्तम पुरुष वक्ता, जो बोल रहा है वो उत्तम पुरुष में आता है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। एक वचन एक का बोध कराता है। जब हम एक वचन लिखते हैं या एक वचन की बात करते हैं तो वो एक ही का बोध कराता है। द्विवचन 2 का बोध कराता है। बहुवचन 2 या 2 से अधिक का बोध कराता है। ये हिंदी में भी होता है और ये संस्कृत में भी होता है। ठीक उसी प्रकार एक वचन जब जहाँ भी प्रयोग होगा वो एक के बारे में बताएगा। द्विवचन का जहाँ भी प्रयोग होगा वह 2 वस्तुओं के बारे में बताएगा, और बहुवचन 2 या 2 से अधिक का बोध कराएगा। अब आप अपनी पुस्तिका में पट का धातु रूप लिखेंगे कि धातु रूप किस प्रकार से लिखा जाता है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यहाँ पर आएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष यहाँ पर आएगा। हम लिखेंगे पठती, पठत, पठन्ति। यानी पठती एक वचन में आएगा, पठत द्विवचन में आएगा, बहुवचन में पठन्ति आएगा। पठती के साथ हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे ये मैं आपको समझाऊंगी। स, सा यानी कि वह, यानी इसमें एक, वह खाना खाता है, वह जा रहा है, यानी एक वचन की बात है तो वहाँ पर पठती होगा, यानी सह का प्रयोग जहाँ पर करना है वो एक वचन हो। पठत तो ते,
वे दो, पठन्ति ते ता वे, पठसि पठत पठत, पठामि पठावा पठामा। तो पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठावा पठामा, ये तो हुआ धातु रूप। परंतु इसको प्रयोग किस तरह से करना है और किन शब्दों के साथ कौन से शब्द लगेंगे, तो स और सा, क्योंकि ये एक वचन का बोध कराते हैं तो इसके साथ ती लगेगा, यानी कि पठती लगेगा। अगर लिख है, लिखती की बात हो रही है तो लिखती लिखेगा। लिखंती बहुवचन में आ जाएगा तो हम लिखती करेंगे, गमती करेंगे, गच्छती करेंगे। परंतु वह के साथ यानी कि सह, जहाँ पर एक वचन है, पठती आएगा। मध्यम पुरुष में पठसी हो जाएगा, वहाँ त्वम के साथ पठसी लगेगा, यानी तुम, त्वम का अर्थ हुआ तुम। और अहम यानी कि मैं, उसके साथ पठामी लगेगा उत्तम पुरुष में। ये सारे एक वचन हैं। अगर हम द्विवचन की बात करेंगे तो वहाँ पठत लगता है, पठत मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में पठावा। पठत तो और ते के साथ लगता है, जिसका अर्थ है वे दो। पठत युवाम के साथ लगता है, युवाम का अर्थ है तुम दोनों। पठावा लगता है आवाम के साथ आता है, हम दोनों। यानी यहाँ पर दो वचनों का बोध करा रहे हैं। जहाँ द्विवचन का बोध होता है वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से बहुवचन का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो पठन्ति पठत पठामा, यानी ते ता, जिसका अर्थ है वे, यानी कि जब बहुत ज़्यादा अधिक की बात की जा रही है तो वे शब्द आते हैं। वे कहाँ जा रहे हैं, यानी दो से अधिक व्यक्ति, तो ते या ता शब्द आता है, यानी बहुवचन। पठत यानी यूयम, तुम सब यानी ज़्यादा अधिक लोगों की बात हो रही है तो ये बहुवचन में आता है। मध्यम पुरुष में यूयम होगा जो कि पठत का प्रयोग होगा। और पठामा यानी वयम, हम, वयम का अर्थ हुआ हम। तो आप जब धातु रूप लिखेंगे और व्याकरण करने का प्रयास करेंगे तो यह आपके पास होना बहुत आवश्यक है। इसी के माध्यम से और इसको देखते हुए आप अपना व्याकरण कर पाएंगे और आपको समझने में सरलता होगी। सर्वप्रथम आप इसको स्मरण करें, याद करें, और याद करते ही आप बहुत आसानी से अपना व्याकरण कर पाएंगे। तो आपका गृह कार्य यही है कि आप पठती पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामी पठावा पठामा, इसको याद करें। अगली कक्षा में मैं आपको इसको याद करने का और सरल तरीका बताऊंगी। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग, इसको और सरलता से समझाने के लिए हम इसके माध्यम से चलेंगे। वाक्य किस प्रकार से प्रयोग में आते हैं। एक वचन में सह पठती अर्थात वह पढ़ता है, एक वचन हुआ। त्वम पठसी, ये मध्यम पुरुष में आया पर एक वचन है, तुम पढ़ते या पढ़ती हो। अहम पठामी, ये भी एक वचन में है, मैं पढ़ता पढ़ती हूँ। यानी किस प्रकार से एक वचन को हमको प्रयोग करना है और अलग अलग प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के माध्यम से उनका प्रयोग करना है, ये इसमें समझाया गया है। इसके बाद द्विवचनम। द्विवचनम में तो पठत, वे दो पढ़ते हैं। युवाम पठत, तुम दोनों पढ़ते पढ़ती हो। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते पढ़ती हैं। हमने सीखा एक वचन में किस तरह वाक्य में प्रयोग किया जाता है और द्विवचन में वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार बहुवचन में हम शब्दों को थोड़ा और बदल कर कि किस प्रकार के शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं हम यहाँ सीखेंगे। ते पठन्ति, वे पढ़ते हैं, यानी बहुवचन हो गया, दो या दो से अधिक का बोध करा, जो दो से अधिक का बोध कराता है वह बहुवचन हुआ। यूयम पठत, तुम लोग पढ़ते पढ़ती हो। वयम पठामा, हम पढ़ते या पढ़ती हैं। तो इस प्रकार हमने इसमें सीखा कि हम वाक्य का प्रयोग एक वचन में किस प्रकार करेंगे, द्विवचन में कैसे करेंगे और बहुवचन में कैसे करेंगे। हम तीनों वचनों में किस प्रकार से वाक्यों को प्रयोग में लाएंगे ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी या कठिनाई ना हो। और उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। अगर हम वाक्य हिंदी में दिया गया है उसको संस्कृत में हम लोग किस प्रकार प्रयोग में लाएंगे। हिंदी में वाक्य है, बालक गेंद से खेलता है। बालक एक वचन है, बालका हो जाएगा, बालका गेंद से कंदुकेन खेलता है। एक वचन की बात है तो क्रीडति हो जाए। परंतु अगर इसमें
खेलते हैं बहुवचन होता और खेलते हैं होता और बालकों होता तो इसमें क्रीडंती होता, क्योंकि क्रीडंती बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, परंतु खेलता है एक वचन है तो क्रीडति आ गया। ठीक उसी प्रकार दूसरा वाक्य हिंदी में यहाँ दिया है, उसको आप ध्यान से देखें। छात्र पढ़ने के लिए स्कूल को जाते हैं, तो इसको संस्कृत में आप कैसे बदलेंगे? छात्रा, छात्र का छात्रा हो जाएगा। पढ़ने के लिए पठनाए, स्कूल को विद्यालयम, जाते हैं गच्छन्ति। तो छात्र पढ़ने के लिए स्कूल को जाते हैं, ये एक वचन तो नहीं है, तो ये कौन सा हुआ वाक्य? बहुवचन में हुआ। तो बहुवचन में हुआ क्योंकि छात्र जाते हैं, छात्र जाता है एक वचन हुआ, पर जा रहे हैं यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं तो वो बहुवचन हुआ और बहुवचन में गच्छन्ति का प्रयोग होगा। पेड़ पर फल हैं, तो पेड़ पर का संस्कृत में रूपांतर हुआ वृक्षे फलानी संति, है का संस्कृत है संति। तो आप लोग ये कुछ कुछ शब्दों को याद कर लीजिए। आगे उदाहरण है, तुम बाजार से कलम लाते हो। तुम का त्वम हो गया, हमने पीछे अभी पढ़ा था कि तुम को संस्कृत में त्वम कहते हैं। बाजार से संस्कृत में आपणात, कलम का कलमम, लाते हो आन्यसी। तो इस प्रकार आप लोगों ने इस कक्षा में यह देखा कि किस प्रकार हम शब्दों को परिवर्तित करते हैं हिंदी से संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को किस प्रकार वाक्यों में प्रयोग करते हैं, संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत में किस प्रकार रूपांतर किया जाता है। सर्वप्रथम आपका कार्य यही है कि आप धातु रूप में पट धातु रूप को अच्छे से याद करें, ताकि अगली कक्षा में मैं आपको व्याकरण करा सकूं। अगर आपके पास किताब है तो आप अपनी पुस्तकों के माध्यम से कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि स्वयं से व्याकरण करें, और जहाँ नहीं होगी तो अगली कक्षा में मैं आपको संपूर्ण रूप से व्याकरण करवाऊंगी और मैं समझाऊंगी कि किस तरह से आपको व्याकरण करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।